Good morning, children. So till now we discussed the causes of French Revolution, right? जिसमें कि हमने बात किया different types of causes like economical causes, political, social, immediate causes, right? So we also discussed the condition of France before 1789 कि वहाँ का political condition कैसा था, वहाँ का society कैसा था, right? वहाँ की जो society की structure थी वो कैसी थी, लोगों किस तरह से लोग सफर कर रहे थे, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। आज जो हम बात करने वाले हैं, हम एक टाइमलाइन देखेंगे सो दैट यू कैन इजिली रिमेंबर ऑल द इवेंट व्हाट एवर हैपेंड इन फ्रांस, राइट। सो इस टाइमलाइन को थोड़ा सा ध्यान रखना। इफ यू कैन नोट डाउन, यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो, राइट। सो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं एज अ रिविजन। So 1774 में क्या हुआ था? I told you that Louis XVI became the king of France. He taken the throne of France, right? जब वो वहां का राजा बना तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि यहाँ का जो ट्रेजरी है वो एम्प्टी है, ट्रेजरी में कुछ पैसे नहीं है। साथ ही साथ फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज भी है, डेट भी है। तो अब क्वेश्चन आता है कि किंग को क्या चाहिए? किंग को पैसे चाहिए थे, और वो पैसे कहां से आते? तो पैसे टैक्स इंक्रीज करने से आते, राइट और नॉट? सो ऑल ऑफ यू नो दैट, मैंने डिस्कस भी किया कि टैक्स को इंक्रीज करने के लिए जो किंग था उसको स्टेट जनरल्स को बुलाना पड़ता था। स्टेट जनरल्स क्या था वो मैंने डिस्कस कर दिया, आई विल नॉट डिस्कस वंस अगेन, राइट। सो लुइस 16 5 मई 1789 को स्टेट जनरल को बुलाया, राइट। क्यों बुलाया था? सो दैट ही कैन इंक्रीज द टैक्सेस। सो सभी लोग, तीनों स्टेट्स वहां पर पहुंचे। पहुंचने पर जो थर्ड स्टेट पीपल थे, दे वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमन पीपल। उन्होंने क्या कहा कि वन स्टेट वन वोट का जो प्रिंसिपल है इसको हम डिनाई करते हैं, एंड वी वांट दैट द वोटिंग राइट शुड बी गिवन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द असेंबली, राइट। सो जब यह डिमांड किया गया तो राजा ने क्या कहा? द किंग रिजेक्टेड द डिमांड, ठीक है। किंग ने क्या किया? डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। सो जैसे ही किंग ने डिमांड को रिजेक्ट किया, थर्ड स्टेट असेंबली से बाहर चले गए, वॉकआउट कर गए, राइट। और बाहर निकलने के बाद वो 20 जून 1789 को थर्ड स्टेट कहां पर असेंबल हुए? इन टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट में जाके वो असेंबल हुए और उन्होंने क्या कहा कि वी आर द नेशनल असेंबली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, राइट। सो 20 जून 1789 के बाद से उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू कर दिया, राइट। इसी बीच जो फ्रांस के लोग थे, दे वर सफरिंग टू मच। कैसे सफर कर रहे थे? बिकॉज ऑफ बैड हार्वेस्ट। जो ब्रेड की प्राइसेस थी वो काफी ज्यादा हाई हो चुकी थी, राइट। लोगों के अंदर गुस्सा भरा भरा हुआ था, और इसी बीच ये खबर आई कि किंग क्या कर रहा है? आर्मी को बुला रहा है और लोगों के ऊपर वो फायर करवाएगा। सो जो सिटीजन्स थे उन्होंने क्या किया? रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया ऑन 14 जुलाई 1789, ठीक है। 14 जुलाई 1789 को पहली बार फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ अगेंस्ट द किंग ऑफ फ्रांस, राइट। ओके, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि ये तो 14 जुलाई 1789 को वेस्टाइल फोर्ट जो डिमोलिश किया गया वो कहां पर हुआ था? सिटी में हुआ था, राइट। कहां पर? सिटी में। अब थोड़ा सा देखते हैं कि कंट्री साइड में क्या हो रहा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्री साइड? कंट्री साइड का मतलब होता है कि गांव वाले एरिया में क्या हो रहा था। सो गांव वाले एरिया में भी ये रूमर स्प्रेड हो गया कि जो लॉर्ड्स हैं, जो जमींदार हैं, ठीक है, मैनोर जो है, राइट, उन्होंने कई सारे बंस को हायर किया है, ठीक है। बंस मतलब जो यू कैन से जो स्ट्रॉन्ग पीपल जिसके हाथ में लाठी होता है, राइट और नॉट? जिस तरह इंडिया क्लास 8 में भी आपने इसके बारे में पढ़ा था कि जो जमींदार होते थे उनके पास कई सारे नौकर्स होते थे, ठीक है, कई सारे सर्वेंट्स होते थे, और वो उनके
आदेश को फॉलो करते थे, वो जो भी ऑर्डर देता था फॉलो करते थे। यहाँ पर भी लोगों के बीच ऐसा रिमर फैल गया कि ये जो जमींदार है ये क्या करेंगे, लोगों के जो राइप क्रॉप्स हैं, राइट, दैट मीन्स जो पके हुए क्रॉप्स हैं जो हार्वेस्ट के लिए तैयार हैं, उसको वो लोग डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं, राइट। सो जैसे ही पीजेंट को ये खबर मिली तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट में जो पीजेंट्स हैं उन्होंने जो टूल्स होते हैं जिससे वो खेती करते हैं, राइट, उन सारे टूल्स के साथ वो कहाँ आ गए, रोड पर आ गए। कई सारे वुमेन्स जो है अपने घर के किचन के सामान को लेके बाहर आ गई हाथ में, सो दैट दे कैन अटैक द चैटेक्स। ये क्या होता है, ये कैसल होता है जहां पर कि जमींदार रहते थे, जहां पर एक तरह से कह सकते हो रेसिडेंस है जमींदार का, जहां पर जमींदार लोग रहते थे। सो जमींदार का घर यू कैन से, नोबेलमैन का जो घर है, ठीक है। तो वो वहां पर पहुंच गए और उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया, राइट। और अटैक करने के बाद उन्होंने जितने भी होर्डेड ग्रेन्स थे जो जमींदार या फिर जो नोबेल मैन्स ने अपने घर में ग्रेनरी में रखा हुआ था स्टोर करके फूड ग्रेन्स के, वो सारे ग्रेन्स को उन्होंने जला दिया, सॉरी लूट लिया। और वहां पर रखे जो डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, नोबेलमैन जमींदार के घर में जो डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि किससे कितने पैसे लेने हैं, कौन से पीजेंट से कितना टैक्स लेना है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स क्या कर दिया गया, जला दिया गया, राइट। सो जो भी रिकॉर्ड्स थे ड्यूज वगैरह के, जो भी मनोरियल ड्यूज थे, जो जमींदार का ड्यूज था पीजेंट्स के पास, वैसे रिकॉर्ड्स को भी जला दिया गया, राइट। नाउ सो व्हाट हैपेंड, जो नोबेल पर्सन थे, जो यू कैन से जो जमींदार थे, उन सभी को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, राइट और नॉट। और वो भाग के कहाँ चले गए, कई सारे लोग पड़ोस के कंट्री में चले गए, दूसरे कंट्री में चले गए, राइट, ठीक है। सो दिस इज न्यू वर्ड। मैनोर मतलब क्या होता है, ए स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मैंसन। मैनोर का मतलब होता है कि जो एक जमींदार है उसका घर और प्लस आसपास का एरिया, आसपास का जो एरिया है, राइट, आसपास का एरिया जहां पर जो जमीन इसके कंट्रोल में है, इस जमींदार के कंट्रोल में ये सारा जो जमीन है, प्लस जो इसका घर है, इन सभी को मिला के हम क्या कहते हैं, मैनोर बोलते हैं, राइट। ओके, तो ये हो रहा था कंट्री साइड में, कब, जब रिवॉल्यूशन हुआ था। अब वापस से हम आते हैं टाइमलाइन पे, राइट। उसके पहले देखेंगे हम एक दो फोटो देखेंगे। ये है टेनिस कोर्ट जहां पर असेंबली हुआ था, राइट, ठीक है। इस पेंटिंग को बनाया है जैकस लुइस डेविड ने, राइट, ओके। देन अगला हम देखते हैं कंट्री साइड फ्रांस का। ये देखो ये फ्रांस है, ठीक है। और इस फ्रांस में जो भी आपको ये जो कलर से दिख रहा है आपको, जो व्हाइट कलर से दिख रहा है, राइट, ठीक है, प्लस ये वाला रेड वाला जो कलर दिख रहा है, यहाँ पर रिवोल्ट पहले हुए थे। दिस रीजन जितना भी ये रेड, थोड़ा रेड कलर का दिख रहा है, यहाँ पर 1789 के पहले भी रिवोल्ट हुआ था, राइट। और ये जो व्हाइट वाला एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ के पीजेंट्स को काफी ज्यादा यू कैन से डर गए थे ये लोग। क्यों डर गए थे, इनको लग रहा था कि जो नोबेल मैन है, जो जमींदार है, वो उनके फसल को जला देंगे, जो क्रॉप्स उन्होंने ग्रो किए हैं उसको जला देंगे, ठीक है। तो इन लोगों के बीच डर की वजह से काफी ज्यादा डर गए थे नोबेलमैन से, दैट्स व्हाई इन्होंने अपना हथियार उठा लिया, राइट और नॉट। अगर किसी को आप बहुत ज्यादा डराओगे तो क्या होगा, वो डर भूल के आपके ऊपर अटैक कर देगा, राइट और नॉट। सो जस्ट लाइक दैट यहाँ के लोगों ने भी क्या किया, अटैक किया। ये कुछ रीजन है ग्रीन कलर के जहां पर कि ऐसा रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, राइट, ओके। सो इसमें देखो कई सारे रीजन हैं, जैसे मार्सिलेस है, राइट, ठीक है। उसके बाद पेरिस यहाँ पर है, देखो पेरिस में, यहाँ सिटी में रिवॉल्यूशन हुआ था। लोग जो है, ये डायरेक्शन दिया गया है किस तरह से लोग, र्यूमर फैला कहाँ से कहाँ गया, राइट। सो नो नीड टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग, इट इज जस्ट फॉर योर कंसेप्ट, ओके। सो अब तक हमने देखा था कि लोग जो है रोड पर उतर आए थे, राइट, और लोगों ने रिवॉल्यूशन करना शुरू कर दिया। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, सो दिस इज द टाइम लाइन, आपको याद रखना, ये टाइम लाइन आपको लिखना है, ठीक है। सो ये जितना भी आप इस तरह का चार्ट देख रहे हो, जैसे मैं फिर से वहां जाता हूँ, तो यहाँ
एंगर सिटीजन स्टॉर्म द बेस्टाइल ऑन 14 जुलाई। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, ये लिखना है, ठीक है, आपको नोटबुक में ऐसा लिखना है। सो नेक्स्ट इज, जैसे ही 14 जुलाई को लोगों ने रिवॉल्यूशन किया, कंट्री साइड में इस तरह के रिवॉल्यूशन होने शुरू हो गए, तो क्या हुआ, जो राजा था वहां का लुइस 16, ये डर गया, और डरने के बाद उसने क्या कहा, ओके आई विल एक्सेप्ट द नेशनल असेंबली। ठीक है, जो टेनिस कोर्ट में जो नेशनल असेंबली थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं एज ए नेशनल असेंबली, राइट। सो अब डेट आता है 4 अगस्त 1789। इस दिन जो नेशनल असेंबली थी, उन्होंने एक डिक्री पास किया, सॉरी डिग्री नहीं, डिक्री, राइट। डिक्री मतलब होता है ऑर्डर, राइट। एक ऑर्डर पास किया टू अबॉलिश प्रिविलेज बेस्ड ऑन प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो भी प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी, हमारे कंट्री में जो प्रिविलेज मिलते हैं उसको अबॉलिश किया जाए। ठीक है, किस तरह का प्रिविलेज मिलता था आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, राइट। नोबेल पर्सन को टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार था, जो जमींदार थे उनको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार था, राइट। मेंबर्स ऑफ कलर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज, जो कलर्जी के मेंबर्स थे उनको भी प्रिविलेज छोड़ना पड़ा, राइट। टीथेज वर अबॉलिश, जो टैक्स लगाते थे चर्च, वो भी अबॉलिश कर दिया गया। लैंड जो है, लैंड ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, जो लैंड था चर्च के पास, जो काफी ह्यूज अमाउंट में लैंड था, उसको कॉन्फिस्केट किया गया, मतलब वो सारे जमीन छीन लिए गए चर्च से, राइट। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इतना सब कुछ होने के बाद, ये सारा जब चीज किया गया, तो गवर्नमेंट के पास पैसे आए, कितने पैसे आए, एटलीस्ट 2 बिलियन लिब्रे। सो इतना ही लगभग कर्ज था। सो इतना पैसे जो है गवर्नमेंट, जो नेशनल असेंबली थी, उन्होंने ऑर्डर पास करके इकट्ठा किया, राइट। नाउ ये सब कुछ जब हो गया, नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। सो लगभग 2 साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया फ्रांस का। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था द राइट्स ऑफ मेंस एंड सिटीजन। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। पहले हम देखेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था, ठीक है, इसका फीचर क्या था। देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है कि नेशनल असेंबली ने ये नहीं कहा कि किंग को हटा दिया जाएगा, उन्होंने कहा किंग भी रहेगा, बट दिस किंग विल वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा, राइट, उसके बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकता है, कौन, किंग। एंड किंग ऑल्सो हैव टू फॉलो द सजेशंस ऑफ पार्लियामेंट। वहां की जो नेशनल असेंबली है, उसको, उसका जो सजेशन होगा वो फॉलो करना पड़ेगा, राइट। सो नाउ द फ्रांस बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राइट। अब देखो सिस्टम देखते हैं यहाँ पर कैसा था, फ्रांस का सिस्टम कैसा था। देखो इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया कि जो पूरा पॉपुलेशन है पूरे सॉरी पूरे फ्रांस का, ठीक है, उस पॉपुलेशन में टोटल पॉपुलेशन जो था उस समय कितना था, 28 मिलियन। ठीक है, फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन लगभग कितना था, 2 करोड़ 80 लाख। 28 मिलियन इक्वल टू 2 करोड़ 80 लाख। सो उन्होंने टोटल पॉपुलेशन को क्या बोला, हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे, एक जो एक्टिव सिटीजन है और दूसरा जो पैसिव सिटीजन है, राइट। सो एक्टिव सिटीजन, राइट, मैं सिर्फ मेन की बात कर रहा हूं, राइट, ओनली मेन, नॉट अबाउट चिल्ड्रेन, वुमेन एंड यूथ बिलो 25 ईयर्स, राइट। इन लोगों के बारे में बाद में बात करेंगे। तो 2 भागों में उन्होंने डिवाइड किया, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन कौन थे, दोज पीपल हु वर पेइंग टैक्स, ठीक है, दोज पीपल हु वर पेइंग टैक्स एंड ही मस्ट बी एबव 25 ईयर्स ऑफ एज। 25 साल से ज्यादा बड़ा कोई इंसान जो मेल हो, जो मेन हो, राइट, और वो टैक्स पे करता हो इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेजेस, राइट, जो कम से कम 3 दिन का लेबर, 3 दिन का जो लेबर का कमाई होता है, जितना कमाते हैं, राइट,
उतना अगर कम से कम टैक्स पे करता हो तो उसको एक्टिव सिटीजन बोला गया और इनको वोटिंग राइट दिया गया। ठीक है, समझ आ रहा है? सो पैसिव सिटीजन दोज हु डू नॉट पे टैक्सेस, वैसे लोग जो टैक्स पे नहीं करते थे। ये कितने थे? लगभग 3 मिलियन मेन, 3 मिलियन मेन थे। एंड those people who were paying taxes and above 25 of age were active citizen। ये इसका नंबर कितना था? 4 मिलियन, लगभग 40 lakhs। देन वुमेन, चिल्ड्रेन, यूथ बिलो 25, इनको वोटिंग राइट नहीं मिला था। सो एक्टिव सिटीजन वोट डालते थे। वोट क्यों डालते थे? दे वोट टू इलेक्ट द इलेक्टर्स, राइट। इन्होंने, ये सभी लोग क्या करते थे? वोट डालते थे और 50,000 इलेक्टर्स को चुनते थे। ये इलेक्टर्स कौन होते थे? ये वैसे लोग होते थे जो ज्यादा अमीर होते थे, जो ज्यादा टैक्स पे करते थे। ठीक है, अब ये इलेक्टर्स का क्या काम होता था? इलेक्टर्स फिर वोट करते थे किसके लिए? टू चूज नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली यू नो, पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है। तो पहले कॉमन पीपल, ठीक है, जो एक्टिव सिटीजन है, उन्होंने इलेक्टर्स को चुना। इलेक्टर्स ने दो नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुना, जिसका नंबर कितना है? 745 मेंबर्स, राइट। अब ये नेशनल असेंबली क्या करेगी? नेशनल असेंबली विल कंट्रोल द किंग, किंग को कंट्रोल करेगी, राइट और नॉट। जो भी सजेशन देना होगा नेशनल असेंबली, उसको किंग को फॉलो करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेशनल असेंबली ऑल्सो कंट्रोल द मिनिस्टर्स, वहां के जो मिनिस्टर्स हैं उसको भी कंट्रोल करती है, राइट। एंड किंग हैव वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब होता है कि अगर किंग को कोई डिसीजन पसंद नहीं आया, राइट, ठीक है, तो सम टाइम ही कैन प्लेस अ वीटो, मतलब वो उस डिसीजन पर रोक लगा सकता था। सो किंग को थोड़ा सा ज्यादा पावर दिया गया था इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। सो और तीसरा, जुडिशरी। एज ऑल ऑफ यू नो दैट गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो ये जो 4 मिलियन पीपल थे, पॉपुलेशन जो एक्टिव सिटीजन थे, दे वोटेड फॉर इलेक्टिंग द जज। सो जज को भी इलेक्ट किया जाता था वोटिंग के थ्रू, राइट। सो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि जो पावर है मोनार्क का वो लिमिट किया जा सके, राइट। जो किंग है इसका पावर जो है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, और जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन, जज, किंग और नेशनल असेंबली, इन तीनों के बीच पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, ताकि कोई एक इंसान, कोई एक ऑर्गन गलत डिसीजन ना ले सके, राइट। सो दिस इज द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। नाउ द क्वेश्चन इज कि डू यू थिंक दैट इट इज राइट to give right to vote only to the 4 million people who are paying tax? Out of 28 million people, only 4 million people are giving vote, right or not? Rest of the 24 million people were not entitled to vote, ठीक है। डू यू थिंक दैट वुमेन विल बी हैप्पी कि वुमेन को वोटिंग राइट नहीं मिला? क्या उनको वो इस बात से खुश होंगे? या फिर दोज पीपल हु आर पैसिव सिटीजन, जिनको वोटिंग राइट नहीं मिला, क्या वो लोग इस बात से खुश होंगे? ऑब्वियसली नहीं होंगे, राइट और नॉट। तो हम देखेंगे फिर आगे क्या हुआ, थोड़ा सा मूव करते हैं, राइट। सो ये देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह का पेंटिंग बनाया गया एक आर्टिस्ट ले बारबेर ने 1790 में, ठीक है। और इसमें देखो कई सारे फिगर्स भी दिखाए गए हैं, लेडी दिखाया गया है। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है बाद में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। सो द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, इसमें लिखा हुआ क्या था? इसमें देखो क्या लिखा हुआ था। पहला पॉइंट ध्यान से पढ़ना, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट मेन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, ठीक है। जो मेन है वो जो जन्म लेता है वो हमेशा फ्री होता है और सभी राइट्स में इक्वल होता है, ठीक है। हालांकि उसने सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिए नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा है। और यहाँ पर सिर्फ मेन है, वुमेन नहीं है। कैन यू इमेजिन, राइट। सेकेंड, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन,
is the preservation of the natural inalienable rights of men. These are liberty, property, security, resistance to oppression. So उन्होंने क्या कहा कि हर एक पॉलिटिकल एसोसिएशन, जो पॉलिटिकल पार्टी है फ्रांस में, उसका एम क्या होगा? लोगों को लिबर्टी प्रोवाइड कराना, प्रॉपर्टी को सिक्योर करना, ठीक है, लोगों का सिक्योरिटी, उसका किसी तरह का ऑपरेशन ना हो, ये सारा ऑपरेशन मतलब कोई दबा ना सके, राइट, ये सारी चीजें गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को इंश्योर करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट उन्होंने लिखा कि जो कंट्री है वो सॉवरेन होना चाहिए, कोई दूसरा कंट्री उसके ऊपर, सॉवरेन का मतलब आपने क्लास 8 में पढ़ा है, राइट और नॉट, ठीक है, सो सॉवरेन होना चाहिए। जो भी अथॉरिटी पावर एक्सरसाइज कर रही है वो कहां से आना चाहिए? फ्रॉम द पीपल। दैट मीन्स दे टोल्ड दैट रूल बाय पीपल, ठीक है, रूल बाय पीपल। नेक्स्ट, लिबर्टी मतलब फ्रीडम का मतलब ये है कि जो भी फ्रीडम लोगों को मिले, इससे किसी दूसरे को किसी तरह का इंजरी ना हो, किसी दूसरे को किसी तरह का नुकसान ना हो, लिबर्टी का मतलब ये है, ठीक है। देन the law has the right to forbid only action that are injurious to society, right? So वैसा चीज जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता है, वैसे चीजों को लॉ पनिश कर सकती है, राइट। एंड whatever law is written in the constitution, that is the general will of the citizen, लोगों का विल है, ठीक है। हर एक लोगों को ये राइट है टू पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन, लॉ को फॉर्मेशन, लॉ जो बनती है उसको बनाने में हर एक लोगों का सहयोग होना चाहिए, ठीक है, या तो पर्सनली या फिर थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो, ठीक है। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट, उन्होंने क्या कहा? लॉ के सामने सारे सिटीजन इक्वल है, राइट। देन अब इक्वल है या नहीं है ये आपको डिसाइड करना है, राइट, ओके। देन एवरी सिटीजन, नेक्स्ट इज no man may be accused, arrested or detained except in case determined by the law। कोई भी इंसान को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता है, जेल में नहीं डाला जा सकता, उसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उस पर किसी तरह का कोई लॉ को वायलेट करने का चार्जेस ना हो, राइट। नेक्स्ट, एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली। सो ये क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट। उनको क्या दिया? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। He must take responsibility for abuse of such liberty, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर कोई किसी तरह का गलती या एब्यूज करता है किसी को, तो ऐसे सिचुएशन में उसको उसके स्पीच का जिम्मेदार खुद होना होगा, ठीक है। अगर किसी को एब्यूज करते हैं, इस तरह के लिबर्टी, फ्रीडम जो मिला है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है, जो भी आपको बोलना है सोच समझ के बोलना है, अच्छे के लिए बोलना है, राइट। उन्होंने क्या बोला? एक कॉमन टैक्स भी लगाया जाएगा लोगों के ऊपर, सो दैट हमारा जो पब्लिक फोर्स है, पुलिस फोर्स है, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको मेंटेन किया जा सके, ठीक है। और ये जो टैक्स होगा सभी के ऊपर इक्वली होगा अकॉर्डिंग टू देयर वेल्थ, ठीक है। जिसका जितना पैसा है, जिसके पास जो ज्यादा अमीर है उसको ज्यादा टैक्स देना होगा, जो गरीब है वो थोड़ा कम टैक्स देगा, ठीक है। सो प्रोपोर्शन में टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। देन प्रॉपर्टी राइट्स उन्होंने सिक्योर किया कि सभी लोगों का प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट नहीं छीनेगी, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है वो आपकी प्रॉपर्टी है, राइट। जब तक कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको अगर पब्लिक इंटरेस्ट में, लोगों की भलाई के लिए आपके लैंड की रिक्वायरमेंट ना हो, तब तक वो प्रॉपर्टी आपका है, राइट। कोई आपसे नहीं छीन सकता है, राइट। और अगर आपसे कोई लैंड लेता भी है फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, कोई मान लेते हैं कि मार्केट बनाना है या फिर कोई रोडवेज बनाना है, तो अगर आपका लैंड, आपके लैंड की जरूरत भी है, तो आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, राइट और नॉट। सो दिस वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, राइट। एक यहाँ पर एक सोर्स भी दिया हुआ है, ये आप एक बार देखोगे ये क्या बोल रहा है। आई विल आस्क, आपने पढ़ के क्या समझा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।